जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे आप नकारात्मकता के अथाह सागर में बह रहे हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। ऐसे में तनाव और निराशा हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन इस तूफान से निकलने का एक शक्तिशाली तरीका है अपने दृष्टिकोण को बदलना और आंतरिक शांति को अपनाना। कल्पना कीजिए एमिली की, जिसे अपने काम पर बार बार आलोचना का सामना करना पड़ा। शुरुआत में एमिली खुद पर संदेह करने लगी और यह मानने लगी कि ये आलोचनाएं उसकी क्षमताओं पर सीधा हमला है। लेकिन जब उसने इन टिप्पणियों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उन्हें अपने कौशल सुधारने का अवसर माना, तो उसका पूरा नजरिया बदल गया। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हुए उसने सीखा कि उसके विचार अंतिम सत्य नहीं हैं, वे केवल प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें समझकर बदला जा सकता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके विचार केवल विचार हैं, वे आपकी वास्तविकता को परिभाषित नहीं करते। इस परिवर्तन की शुरुआत करें हर भावना को पहचानने से, जैसे ही वह उत्पन्न हो। इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन पर विचार करें। स्वयं से पूछें, क्या ये विचार तथ्यों पर आधारित है या मेरे डर से उपजे है? यह आत्मजांच आपके भावनात्मक भ्रम को सुलझाने में मदद करेगी और परसेप्शन, धारणा तथा रियलिटी, वास्तविकता के बीच के अंतर को स्पष्ट करेगी। अब टॉम का उदाहरण लें, जो अपनी नौकरी खोने के डर से घबरा गया था। उसे बार बार वित्तीय संकट की कल्पना होती थी और वह पूरी तरह से असहाय महसूस करता था। लेकिन जब उसने अपने डर को विश्लेषित किया तो उसे महसूस हुआ कि ये सभी आशंकाएं आवश्यक नहीं थीं, बल्कि उसकी चिंता द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई थीं। जब उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या कर सकता है, जैसे अपना रेज्यूमे बेहतर बनाना और नेटवर्किंग करना, तो उसने अपने दृष्टिकोण को डर से लेकर तैयारी की ओर मोड़ दिया। इस अभ्यास को जारी रखते हुए आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति को देखने के नए तरीके मिलते हैं। यह बदलाव आपको अधिक शांत, केंद्रित और लचीला बना सकता है। परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकेंगे। एमिली और टॉम की तरह यह नया दृष्टिकोण आपको बाहरी उथल-पुथल के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखने की ताकत देता है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को अपनाकर आप न केवल वर्तमान समस्याओं से पार पा सकते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी खुद को एक स्थायी साधन दे सकते हैं। दृष्टिकोण में परिवर्तन की नींव पर आगे बढ़ते हुए आंतरिक शांति की ओर आपकी यात्रा का अगला चरण है शांतिपूर्ण श्वास तकनीकों में दक्षता प्राप्त करना। श्वास केवल एक स्वचालित शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति तक पहुंचने का एक सेतु है, माध्यम है जिससे आप तनाव के समय में भी संतुलन और नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। जब हम तनाव, चिंता या घबराहट का अनुभव करते हैं, तो हमारी श्वास तेज और उथली हो जाती है। यह हमारे मानसिक तनाव का शारीरिक प्रतिबिंब होता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत स्थिति में पहुंच सकते हैं। सारा का उदाहरण लें, जिसे सार्वजनिक रूप से बोलते समय अक्सर घबराहट होती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कता, विचार बिखर जाते और सांस तेज हो जाती। उसने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक सीखी, 4 जुलाई 2008 श्वास विधि। इस विधि में वह 4 तक गिनती तक नाक से गहराई से सांस लेती, 7 तक गिनकर सांस रोकती और फिर 8 तक गिनकर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ती। इस अभ्यास ने उसकी चिंता को बहुत हद तक कम कर दिया। इससे उसकी दिल की धड़कन धीमी हुई, मन शांत हुआ और वह आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकी। यह श्वास तकनीक न केवल तात्कालिक तनाव को कम करने में सहायक है, बल्कि यह आपके भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करती है। इस अभ्यास को शुरू करने के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के आराम से बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और एक हाथ अपने पेट पर रखें। अपने सांसों पर ध्यान दें, पेट के उठने और गिरने को महसूस करें। नाक से गहराई से सांस लें, कुछ क्षण रोकें और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर सांस के साथ एक शांति की लहर अपने भीतर महसूस करें। माइकल, जो एक पैरामेडिक आपातकालीन सेवाकर्मी है, इस तकनीक का उपयोग हर कॉल के बीच करता है,
ताकि वह अपने तनाव को नियंत्रित कर सके और जलन, बर्नआउट से बच सके। इससे न केवल उसकी पेशेवर क्षमता बेहतर हुई, बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरा। जब आप इन श्वास तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे कि तनाव को संभालना आसान हो गया है। श्वास की शक्ति गहरी है। इट आपके मन और शरीर को जोड़ती है और आपको वर्तमान में केंद्रित और संतुलित रखती है। नियमित अभ्यास के साथ ये तकनीकें न केवल तत्काल चिंता से राहत देती है, बल्कि जीवन को अधिक शांत और संतुलित तरीके से जीने का माध्यम बन जाती है। आंतरिक शांति की तलाश में यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता की जड़ अक्सर अतीत की पछतावों और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलते हुए मन में होती है। यह लगातार चलने वाला मानसिक उतार चढ़ाव थका देने वाला होता है, जिससे आप खुद को असहाय और फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस मानसिक हलचल से बाहर निकलने का एक प्रभावशाली तरीका है स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। जब आप पूरी तरह से अभी में रहते हैं, तो अतीत और भविष्य का शोर शांत हो जाता है और एक शांतचित्त अवस्था उभरती है। लिसा का उदाहरण लें, जो हमेशा अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंतित रहती थी। उसके मन में बार बार यह विचार आता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इससे उसकी चिंता और अस्थिरता बढ़ जाती थी। लिसा ने इन चिंताओं से निपटने के लिए अपने चारों ओर के वातावरण में पूर्ण रूप से रचने बसने की कला सीखी। जब भी उसे चिंता सताती, वह रुक जाती और अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगती। मेज की बनावट, हाथ में रखे पानी के गिलास की ठंडक या अपनी सांसों की स्थिर गति। यह साधारण सा अभ्यास उसे वापस वर्तमान में लाने में मदद करता और उसकी चिंता बहुत हद तक कम हो जाती। इस तकनीक को अभ्यास में लाने के लिए एक शारीरिक या वाचिक वर्बल एंकर चुनें। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पैरों का जमीन को छूना, सांसों की लय या एक शांतिपूर्ण मंत्र जैसे मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ। जब भी आपके विचार भटकने लगे, अतीत की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं की ओर, तो उन्हें प्यार से पकड़े और वापस अपने एंकर पर ध्यान लाए। यह ध्यान हटाना विचारों को दबाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास है, सचेत उपस्थिति के जरिए। जॉन नामक व्यक्ति को भी इस विधि से बहुत लाभ हुआ। तनाव के क्षणों में वह अपनी आंखें बंद कर लेता और चारों ओर की आवाजों को ध्यान से सुनता। दूर की ट्रैफिक की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट या पत्तों की सरसराहट। यह अभ्यास न केवल तत्काल राहत देता, बल्कि उसकी मानसिक सहनशीलता को भी मजबूत करता। जब आप नियमित रूप से स्वयं को वर्तमान में लंगर डालना एंकर सीखते हैं, तो आप अतीत और भविष्य की उथल-पुथल से खुद को निकाल पाते हैं। आप वर्तमान की सुंदरता और शांति को महसूस करने लगते हैं। समर्पित अभ्यास से आप जान पाएंगे कि आप सिर्फ ठीक नहीं हैं, आप शांत, स्थिर और संतुलित हैं, चाहे जीवन में जो भी स्थिति हो। जब आपने वर्तमान में टिके रहने और चिंता को नियंत्रित करने की कला सीख ली है, तो अगला कदम है ऐसा पर्यावरण बनाना जो आपकी आंतरिक शांति को समर्थन और पोषण दे। एक ऐसा स्थान तैयार करना जो शांत चिंतन को बढ़ावा दे, केवल सजावट की बात नहीं है। यह एक ऐसा आश्रय तैयार करना है जो आपको स्वयं से जुड़ने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करे। एक शांतिपूर्ण स्थान आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का भौतिक रूप होता है। एंजेला का उदाहरण लें, जिसने अपने व्यस्त घर के एक छोटे से कोने को एक शांत और सुकूनदायक स्थान में बदल दिया। उसने शुरुआत की अव्यवस्था हटाने से, ऐसी चीजें जो शांति और उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देती थीं, उन्हें वहां से हटा दिया। हर वस्तु को सोच समझकर चुना गया, जैसे एक नरम और आरामदायक कुर्सी जहां वह पर और ध्यान कर सके, एक छोटी सी मेज जिस पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था, और एक छोटा फव्वारा जिसकी मीठी जलध्वनि वातावरण को और अधिक शांत बनाती थी। इन सभी तत्वों ने मिलकर एक ऐसा स्थान तैयार किया जहां एंजेला रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर जाकर आत्मचिंतन और मन की शांति पा सके। आप भी अपना शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए कुछ सरल कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। साफ सफाई और व्यवस्थित करना। अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर एक खुला और सादा क्षेत्र बनाएं जो सादगी और शांति को दर्शाए। प्रकृति को स्थान दें। शोध बताते हैं कि प्रकृति हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक हरा पौधा, लकड़ी के छोटे टुकड़े
या एक छोटा टेबल फव्वारा भी आपके स्थान का मूड बदल सकता है। प्रकाश का महत्व समझें। कोमल, गर्म रोशनी इंद्रियों को शांत करती है और मन को शांति देती है। कठोर, तेज रोशनी चिंता और बेचैनी बढ़ा सकती है। यदि संभव हो तो प्राकृतिक रोशनी वाला कोना चुनें, एक खिड़की के पास जहां से बाहर का सुंदर दृश्य दिखता हो। स्पर्श की महत्ता को शामिल करें। माइकल ने अपनी पढ़ने की जगह में एक मुलायम ऊनी कंबल और कुछ तकिए रखे जिससे वह रोज वहां समय बिताने को उत्साहित हुआ। यह स्थान अब उसका दैनिक मानसिक विश्राम केंद्र बन गया। जब आप एक निर्धारित स्थान बनाते हैं जहां आप शांतिपूर्वक बैठकर अपने विचारों और भावनाओं की पड़ताल कर सकें, तो यह न केवल आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है, बल्कि आपको जीवन की भागदौड़ से निकलकर मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने का एक साधन भी देता है। जीवन की यात्रा में आपकी आत्मा एक नाजुक लौ की तरह होती है, जो रोजमर्रा की चुनौतियों, आलोचनाओं और असफलताओं की आंधियों से थरथराती रहती है। ऐसे उतार चढ़ावों में थक जाना या खुद को खो देना स्वाभाविक है, परंतु आत्मदया, सेल्फ कंपैशन, वह ढाल है जो इस लौ को बचाए रखती है, जो आत्मसंदेह और नकारात्मकता की ठंडी हवाओं से आपकी आत्मा की रक्षा करती है और आपको साहस व सुकून देती है। आत्मदया का अभ्यास करना मतलब है खुद से वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी प्रिय मित्र के साथ करेंगे, दयालुता, समझ और धैर्य के साथ। रेचल का उदाहरण लें, जो अपने करियर में परिपूर्णता, परफेक्शन के पीछे भागती थी। हर छोटी गलती उसे एक बड़ी असफलता लगती थी, लेकिन जब उसने एक साधारण कार्यशाला में आत्मदया का महत्व समझा, तो यह उसके सोचने और जीने के तरीके को बदल गया। अब वह खुद को डांटने की बजाय अपनी कोशिशों की सराहना करती थी और छोटी छोटी सफलताओं को भी जश्न की तरह अपनाती थी। इस बदलाव ने न केवल उसका तनाव कम किया, बल्कि उसके कार्य से संतुष्टि और जीवन में खुशी भी बढ़ाई। आत्मदया के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। स्वयं के प्रति दयालुता, सेल्फ काइंडनेस, खुद की गलतियों पर कठोर आलोचना करने की बजाय कोमलता और समझ दिखाना। सामूहिक मानवता की समझ, कॉमन ह्यूमैनिटी, यह जानना कि दुख और संघर्ष केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। इससे अकेलापन कम होता है। सजगता, माइंडफुलनेस, अपनी भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी निर्णय या दमन के स्वीकार करना। टॉम का उदाहरण लें, जो एक कठिन तलाक से गुजर रहा था। वह खुद को असफल और अयोग्य मानने लगा था, पर जब उसने माइंडफुलनेस के जरिए अपने दर्द को स्वीकारना सीखा, बिना उसे दबाए या नकारे, तो उसे यह एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसी में सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं। यह एहसास उसे अकेलेपन से बाहर ले आया। आत्मदया को विकसित करने के लिए, जब आप अपने भीतर नकारात्मक बातें कहें, तो उन्हें पहचानें और उनका स्थान सहानुभूति भरी सोच से बदलें। जैसे, मैं कभी कुछ ठीक नहीं करता की जगह कहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और फिलहाल इतना ही काफी है। रोज के लिए कुछ सकारात्मक आत्मवाक्य, अफर्मेशंस, चुनें, जैसे, मैं सीख रहा हूं और यह ठीक है, मैं करुणा के योग्य हूं, मेरी कोशिशें मायने रखती है। जैसे जैसे आप आत्मदया का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके भीतर एक उज्ज्वल आत्मा जाग रही है, जो न केवल आपको सहारा देती है, बल्कि आपको वह शक्ति देती है जो अकेले समय में भी आपका साथ निभाती है। आपका उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें आपकी आत्मा प्यार, करुणा और आत्मस्वीकृति के प्रकाश में पूरी तरह से खिल सके। नकारात्मक आत्मवार्ता, नेगेटिव सेल्फ टॉक, एक ऐसी लगातार चलने वाली आवाज होती है जो निरंतर आपके भीतर संदेह और डर की बातें फुसफुसाती रहती है। ये विचार आपकी आत्मविश्वास और मन की शांति को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। यह एक आम समस्या है, लेकिन यह जानना कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत ताकतवर हो सकता है। इस अंदरूनी विरोधी से लड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है इन हानिकारक विचारों को पहचानना और स्वीकार करना, बिना उन्हें अपनी वास्तविकता मानने के। जेम्स का उदाहरण ले, जो अपने काम में अक्सर यह सोचता था, तुम इस प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल नहीं हो। उसके मन में यह नकारात्मक आवाज बार बार गूंजती रहती थी, पर जब उसने इन विचारों की सच्चाई को जांचना शुरू किया, तो वह समझ पाया कि ये सिर्फ डर और भावनाएं हैं,
वास्तविकताएं नहीं। जेम्स ने धीरे धीरे अपने नकारात्मक सोच को और अधिक दयालु, यथार्थपरक और सहायक विचारों से बदलना शुरू किया, जैसे हर कोई गलती करता है, पर मैं सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। यह परिवर्तन कई चरणों में होता है, जो आपके अंदर की आवाज को एक मित्रवत और प्रोत्साहक साथी में बदल देता है। इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य कदम हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना। उन विचारों को लिखें जो बार बार आपके मन में आते हैं। उनकी सत्यता की जांच करना। विचार तथ्य पर आधारित है या सिर्फ आपकी भावनाओं का परिणाम। इन विचारों को पुनः फ्रेम करना। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा असफल रहता हूँ की जगह कहें, मैं कभी कभी गलतियां करता हूँ, लेकिन मेरी कई सफलताएं भी है। स्वयं के प्रति दयालुता दिखाना। यह समझना कि आप अपने ज्ञान और संसाधनों के साथ अभी जो कर रहे हैं, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। हो सकता है आज आपने एक कठोर विचार की जगह एक दयालु विचार अपनाया हो, इसे एक प्रगति माने। इसके अलावा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत डालना भी फायदेमंद होता है। यह आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपके पास है, न कि जो आपको डराता या कमजोर करता है। यह मानसिक बोझ को हल्का कर आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देता है। निरंतर अभ्यास के साथ आप एक सहायक और सशक्त अंदरूनी आवाज विकसित करेंगे जो आपकी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए आपका समर्थन करेगी। यह नई आंतरिक वार्ता आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति के लिए मजबूत स्तंभ साबित होगी। जब आप अपने अंदर एक सहायक और दयालु आंतरिक आवाज को विकसित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त तकनीकों को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी ही एक शक्तिशाली विधि है विजुअलाइजेशन, एक अभ्यास जिसमें आप खुद को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सफलतापूर्वक पार करते हुए स्पष्ट और जीवंत रूप में कल्पना करते हैं। यह तकनीक न केवल आपके दिमाग को विभिन्न संभावित परिणामों के लिए तैयार करती है, बल्कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में आपकी आत्मविश्वास और संतुलन को भी बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर, सोफिया की कहानी सोचिए, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और अक्सर बैठकों का नेतृत्व करने में घबराती थीं। अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए सोफिया ने प्रत्येक बड़ी मीटिंग से पहले रात को कुछ मिनट ध्यान लगाकर विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। वह खुद को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ मीटिंग करते हुए कल्पना करती थीं, स्वयं को प्रवाहपूर्ण बोलते, सवालों का सहजता से जवाब देते और सहयोगियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पाते हुए देखती थीं। यह मानसिक अभ्यास उनकी चिंता को काफी कम कर गया और उनकी कार्यकुशलता में सुधार हुआ। विजुअलाइजेशन इस बात पर काम करता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और जीवंत कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब आप खुद को किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे एक वास्तविक स्मृति के रूप में इनकोड करता है, जो आपकी व्यवहार और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। विजुअलाइजेशन का प्रभावी उपयोग शुरू करने के लिए उस स्थिति की पहचान करें जिसे आप कठिन मानते हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति को शांतिपूर्ण और सक्षम तरीके से संभालते हुए विस्तार से कल्पना करें। उन संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कल्पना करें कि आप बाधाओं को आसानी से पार कर रहे हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। यह अभ्यास नियमित रूप से करें क्योंकि जितना अधिक आप इसे करते हैं, उतना ही यह आपके दिमाग में अधिक गहराई से समाहित होता जाता है। एक और उदाहरण एलेक्स का लें, जो एक कठिन खेल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। हर सुबह वह खुद को उस प्रतिस्पर्धा को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए कल्पना करता था। हर कदम अपनी सांसों की गति और अंतिम पंक्ति पार करने की खुशी पर फोकस करता था। इससे न केवल उसकी शारीरिक प्रदर्शन बेहतर हुई बल्कि मानसिक तैयारी भी। अपने दैनिक जीवन में विजुअलाइजेशन को शामिल करने से आपका आत्मविश्वास और तनाव को संभालने की क्षमता गहराई से प्रभावित होती है। शुरुआत में इसे केवल कुछ मिनट करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं ताकि यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी सहायता कर सके जहां आप अधिक आत्मविश्वास चाहते हैं। विजुअलाइजेशन न केवल आपको सफलता के लिए तैयार करता है, बल्कि आपको उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा करता है, जो चुनौतियों के बीच खिलता है।
जब आप किसी बड़ी और जटिल समस्या का सामना करते हैं तो यह उतना ही डरावना लग सकता है जैसे किसी विशाल गगनचुंबी इमारत के नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखना और यह न जान पाना कि चोटी तक कैसे पहुंचना है। ऐसे बड़े चैलेंज को पार करने की कुंजी है उसे छोटे छोटे संभालने योग्य हिस्सों में तोड़ना। यह तरीका समस्या को कम भयावह बनाता है और समाधान की एक स्पष्ट क्रमिक प्रक्रिया प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एलेना की कहानी लें, जो एक छोटी व्यवसायी है और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थीं। शुरू में उनकी पूरी स्थिति असंभव लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी चुनौतियों को अलग अलग छोटे छोटे कार्यों में बांटा, जैसे मासिक खर्चों का मूल्यांकन करना, सप्लायर के साथ नए करार पर बातचीत करना और नई मार्केटिंग रणनीतियां अपनाना, तो वे प्रत्येक समस्या को व्यवस्थित तरीके से हल कर पाईं। इस प्रक्रिया ने उन्हें नियंत्रण वापस पाने, तनाव कम करने और धीरे धीरे अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद की। जटिल समस्याओं को सरल बनाने के लिए समस्या के मुख्य हिस्सों की पहचान करें और उन्हें लिख लें। प्राथमिकता तय करें कि कौन से हिस्से सबसे अधिक जरूरी और प्रभावशाली है। अपने आप से पूछें, अभी मुझे सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा उठाना है। हर हिस्से के लिए व्यावहारिक कदम बनाएं। इसी तरह जैकब नामक इंजीनियर की कहानी है, जो एक बड़े निर्माण परियोजना पर काम कर रहा था। डेडलाइन और तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए उसने परियोजना को विभिन्न चरणों में बांट दिया और हर बार केवल एक तकनीकी पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और प्रगति बनाए रखने में मदद मिली, चाहे असामान्य समस्याएं सामने आ जाएं। हर पूरा किया गया कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको सफलता की अनुभूति देगा। याद रखें, पूरा समस्या एक बार में हल करने का प्रयास न करें, बल्कि धीरे धीरे एक एक हिस्सा सुलझाएं। छोटे छोटे सफलता के क्षणों का जश्न मनाएं ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे। सहायक उपकरण भी इस प्रक्रिया में बेहद उपयोगी होते हैं। फ्लोचार्ट, लिस्ट या डायग्राम का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने कार्यों को व्यवस्थित और ट्रैक कर सकें। ये आपको यह स्पष्ट करेंगे कि अगला कदम क्या है और क्या पूरा हो चुका है। यह आपको आपके अंतिम लक्ष्य की ओर प्रगति का दृश्य प्रदान करता है। इस पद्धति को अपनाने से जो पहले एक विशाल और असंभव इमारत जैसा लगता था, वह कदम दर कदम चलने वाला रास्ता बन जाएगा। यह तरीका न केवल आपकी समस्याओं को सरल बनाता है, बल्कि आपको उन्हें आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ हल करने में भी सक्षम बनाता है। आभार, ग्रैटिट्यूड को अपनाना एक रूपांतरकारी अभ्यास है, जो आपका ध्यान उस चीज से हटाकर जो आपकी जिंदगी में नहीं है, उस संपदा, अनेकता की ओर केंद्रित करता है जो पहले से ही आपके पास मौजूद है। यह दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सकारात्मक पहलुओं की जागरूकता बढ़ाने के बारे में है जो अक्सर अनदेखी रह जाते हैं। आभार में डूबा जीवन आपके रोजमर्रा के अनुभवों को समृद्ध बना सकता है और कठिन समय में भी संतोष और शांति का एहसास करवा सकता है। सोचिए क्लारा की कहानी, जो अपने जीवन के एक कठिन दौर में आभार जर्नल लिखना शुरू करती है। हर रात सोने से पहले वह दिन के 3 ऐसे पल लिखती है जिनके लिए वह आभारी है। शुरू में यह अभ्यास उसके लिए जोर जबरदस्ती जैसा था, लेकिन दिन बीतने के साथ क्लारा ने पाया कि यह सरल अभ्यास उसके नजरिए को बदल रहा है। उसने छोटे छोटे आनंदों को नोटिस करना शुरू कर दिया, जैसे सूरज की गर्माहट, किसी अजनबी की दयालुता या पसंदीदा भोजन की सुखद अनुभूति। यह बदलाव उसके समस्याओं को मिटाता नहीं था, लेकिन उसे एक अधिक संतुलित और लचीला मानसिकता के साथ उनका सामना करने में मदद करता था। आभार को अपने जीवन में शामिल करने के लिए रोजाना एक अभ्यास शुरू करें, जैसे कि क्लारा ने किया। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें बड़ी या भव्य होने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि एक शांत कॉफी का प्याला या एक दोस्ताना ईमेल भी हो सकता है। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जितना नियमित आप आभार प्रकट करेंगे, यह आपकी आदत बन जाएगी। आभार को बाहर व्यक्त करें, जैसे माइकल नामक शिक्षक जो हर दिन कम से कम एक छात्र या सहकर्मी को कुछ विशिष्ट चीज के लिए धन्यवाद देता था। इससे न केवल सामने वाले का मनोबल बढ़ता था, बल्कि माइकल के अपने आभार की भावना भी प्रगाढ़ होती थी। जैसे जैसे आप आभार की भावना को बढ़ाएंगे,
आप पाएंगे कि आपका सामान्य मूड बेहतर होगा, आपके रिश्ते गहरे होंगे और आपकी मानसिक सहनशीलता मजबूत होगी। आभार आपको दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में मदद करता है, जिससे आप अच्छे की तलाश और स्वीकार्यता करते हैं, भले ही दिन कठिन क्यों न हो। आभार को अपनाकर और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप अपनी जिंदगी को समृद्ध करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण हासिल करते हैं। यह न केवल आपकी अपनी भलाई को बढ़ाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता फैलाने की क्षमता रखता है। इस आदत को विकसित करें और देखें कि यह न केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को बल्कि आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को कैसे बदल देता है। आभार की भावना को पनपने के बाद आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम है एक लचीली मानसिकता, रेजिलिएंट माइंडसेट का विकास करना। यह मानसिकता जीवन की अनिवार्य उतार चढ़ावों के खिलाफ आपकी ढाल होती है। यह आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करने की शक्ति देती है। लचीली मानसिकता की जड़ में यह समझ होती है कि आपके विचार और विश्वास आपकी अनुभवों और वास्तविकताओं को मूल रूप से आकार देते हैं। सोचिए लॉरा की कहानी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अक्सर उच्च तनाव वाली स्थितियों का सामना करती है। शुरू में वह अपने काम की चुनौतियों से अभिभूत हो जाती थीं, और जब समाधान तुरंत नहीं मिलता था तो हार मान लेने लगती थीं। लेकिन मानसिकता विकास की प्रक्रिया से उन्होंने सीखा कि हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक असफलता के रूप में। उन्होंने अपनी तत्काल प्रतिक्रियाओं को फिर से परिभाषित करना सीखा और अपनी ताकतों और सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। लचीली मानसिकता विकसित करने की शुरुआत होती है आत्मजागरूकता से, अपने सोचने के तरीकों और उनके आपके व्यवहार तथा भावनाओं पर प्रभाव को समझना। यह एक स्थिर, फिक्स्ड मानसिकता से बढ़कर विकास, ग्रोथ मानसिकता की ओर बढ़ने का प्रयास है, जहां आप चुनौतियों को खतरों के रूप में नहीं, बल्कि सुधारने और सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, बल्कि लगातार अभ्यास और प्रतिबद्धता के साथ आता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि आप जो गलत हुआ उस पर अटके नहीं रहते, बल्कि आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर केंद्रित रहते हैं। लॉरा के लिए इसका मतलब था नई रणनीतियां अपनाना, जरूरत पड़ने पर सलाह लेना और परिणामों के आधार पर अपनी योजना में बदलाव करने के लिए तैयार रहना। नकारात्मक सोच और सीमित विश्वासों को फिर से परिभाषित करके आप अपनी मानसिक लचीलेपन और सहनशीलता को मजबूत करते हैं। यह मैं नहीं कर सकता जैसी सोच के बजाय मैं कैसे कर सकता हूँ जैसे विचारों को अपनाने की प्रक्रिया है। यह सक्रिय सोच ही लचीली मानसिकता को इतना प्रभावी बनाती है। इसके अलावा लचीलापन आपके व्यक्तिगत गुणों को पहचानने और उनका उपयोग करने से भी बढ़ता है, चाहे वह आपकी संवाद क्षमता हो, सहानुभूति हो, समस्या सुलझाने की क्षमता हो या संगठन में आपकी क्षमता। इन ताकतों का इस्तेमाल कठिन समय में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जब आप इस लचीली मानसिकता का विकास करते और पोषण करते हैं, तो आप न केवल विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहेंगे, बल्कि फल फूल भी पाएंगे। आप अधिक अनुकूलनीय, आशावादी और आत्मविश्वासी बनेंगे, ऐसे गुण जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलों से अछूते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनके सामना करने, उनसे सीखने और उनसे मजबूत होकर उभरने के लिए तैयार होंगे। एक लचीली मानसिकता के साथ आप सचमुच अजेय बन जाते हैं, और यह वास्तव में एक शक्तिशाली स्थिति है। आज की तेज-तर्रार दुनिया में तनाव और चिंता अक्सर आपकी सोच को भ्रमित कर देती है और मन को भरे हुए जैसा महसूस कराती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो आपको मानसिक धुंध से बाहर निकालकर स्पष्टता वापस पाने का रास्ता देता है। इस अभ्यास के लिए आपके दिन के घंटों की जरूरत नहीं है, बस कुछ मिनटों का समर्पण भी आपकी एकाग्रता और मानसिक शांति को काफी बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर एलेना की कहानी देखें, जो एक ग्राफिक डिजाइनर है। लगातार डेडलाइन और क्लाइंट की मांगों के कारण उनके ऊपर तनाव बढ़ने लगा था, जिससे उनकी रचनात्मकता और उत्पादकता प्रभावित होने लगी थी। एलेना ने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए
माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह अपने घर के एक शांत कोने में 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करतीं। आराम से बैठकर वे अपनी आंखें बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करतीं, धीमी और गहरी सांसें जो उन्हें वर्तमान क्षण से जोड़ती थीं। जब भी उनका मन दिन भर के तनावों या पिछले दिन की चिंताओं में खो जाता, वे धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों की ओर ले आतीं, बिना किसी आलोचना या निराशा के। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के बैठ सकें। यह आपके घर का एक विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला कोना हो सकता है, या कोई शांत पार्क की बेंच भी। आरामदायक बैठ जाएं और बाहरी ध्यान भंग करने वाली चीजों को कम करने के लिए अपनी आंखें बंद करें। गहरी और समान सांसें लें और पूरी तरह से इस अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें कि हवा आपके शरीर में कैसे आती और बाहर जाती है। यह सांस पर ध्यान केंद्रित करना आपको वर्तमान में बनाए रखता है, आपके मन को भूत या भविष्य की उलझनों से दूर ले जाता है। ध्यान रखें कि आपका मन भटकना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटके, बिना किसी आलोचना के उसे धीरे से वापस सांस पर लाएं। इस प्रक्रिया से मानसिक लचीलापन और स्थिरता बढ़ती है। नियमित अभ्यास से माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको अपनी सोच और भावनाओं में होने वाले पल प्रतिपल बदलावों को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। इससे आप दबाव में भी केंद्रित और शांत रह पाते हैं। समय के साथ यह अभ्यास न केवल मन को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके समग्र मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी गहरा करता है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। सिर्फ कुछ मिनटों का नियमित अभ्यास आपकी मानसिक स्पष्टता और फोकस को काफी बढ़ा सकता है, जो आपको आने वाली चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार करता है। जब आप किसी बड़ी और जटिल चुनौती का सामना करते हैं, तो शांत और केंद्रित रहने की कुंजी है सुलभ, यानी हासिल करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। यह तरीका उस तनाव और दबाव को कम करने में मदद करता है जो बड़ी समस्याओं को देखकर अक्सर पैदा होता है। जब आप बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो काम आसान लगने लगता है और आपको प्रगति का एहसास भी होता है। इससे आपके मन में नियंत्रण की भावना भी बढ़ती है। ब्रायन की कहानी से समझें। वह एक परियोजना प्रबंधक थे और एक बड़ी कंपनी पहल का नेतृत्व कर रहे थे। शुरू में इस परियोजना का दायरा उन्हें इतना भारी लगा कि वह तनाव में आ गए और काम करने की इच्छा कम हो गई। ब्रायन ने इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्य उद्देश्यों को पहचानना शुरू किया। फिर उन्होंने इन बड़े उद्देश्यों को छोटे, विशिष्ट कार्यों में बांटा और प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट, सुलभ लक्ष्य तय किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को एक बार में पूरा करने के बजाय पहले सप्ताह के अंत तक रिसर्च पूरा करने का लक्ष्य रखा। इसी तरह के छोटे छोटे लक्ष्यों ने पूरे प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित की। आप भी इस तरीके को अपनाने के लिए पहले उस बड़े काम या चुनौती को स्पष्ट रूप से लिखें जिसका आप सामना कर रहे हैं। फिर उन सभी छोटे छोटे कदमों को सोचें जो इसे पूरा करने के लिए जरूरी है। इन्हें तार्किक क्रम में रखें और हर कदम के लिए वास्तविक समय सीमा तय करें। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य विशिष्ट और मापने योग्य हों। उदाहरण के लिए, प्रेजेंटेशन पर काम करो के बजाय मंगलवार तक प्रेजेंटेशन का परिचय पूरा करो जैसा स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। साथ ही अपने लक्ष्यों को यथार्थवादी रखें। असंभव लक्ष्य आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और आपकी प्रेरणा को कम कर सकते हैं। इसलिए अपने संसाधनों, समय और प्रतिबंधों का ध्यान रखकर लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण परंतु प्राप्त करने योग्य हों। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे, अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ब्रायन की तरह आप पाएंगे कि जो काम पहले असंभव लगता था, वह छोटे छोटे कदमों में आसान बन जाता है। इस तरीके से आप भारी कामों को छोटे मैनेजेबल भागों में बांटकर अपने लिए रास्ता साफ करते हैं, तनाव कम करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। हर लक्ष्य पूरा करने के साथ आप सिर्फ प्रगति नहीं कर रहे होते, बल्कि आत्मविश्वास और दक्षता भी बढ़ा रहे होते हैं, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।
जब आपने बड़े कामों को छोटे लक्ष्य में बांटना सीख लिया, तो अगला कदम है परफेक्शनिज्म से निपटना, यानी अपनी कमियों को स्वीकार करना। यह प्रक्रिया आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन की जटिलताओं को सहजता और कुशलता से निपटा सकें। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट बनाने की इच्छा अक्सर सफलता की निशानी मानी जाती है, लेकिन यह असल में बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। यह चिंता, टाल-मटोल और मानसिक थकान का कारण बनती है, क्योंकि गलतियों का डर आपको रोक देता है। एलिस की कहानी से समझें। वह एक प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर थीं, जो अपने काम में हर डिटेल पर बेहद ध्यान देती थीं। हालांकि परफेक्शन की वजह से वे अक्सर डेडलाइन मिस कर देती थीं या ज़्यादा समय तक काम करती थीं। यह आदत उनके मानसिक स्वास्थ्य और सहकर्मियों के साथ रिश्तों पर असर डालने लगी। जब एलिस ने इस बात को समझा, तो उन्होंने अपने नजरिए में बदलाव किया। उन्होंने अपने काम के लिए यथार्थवादी मानक बनाए और खुद को याद दिलाया कि गलतियां करना सीखने और बढ़ने का हिस्सा है। जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पूरी कोशिश काफ़ी है, तब वे अपने काम को ज़्यादा प्रभावी और संतोषजनक तरीके से पूरा करने लगीं। परफेक्शनिज्म छोड़ने के लिए सबसे पहले ये पहचानें कि क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं और इससे आपके काम की प्रगति रुक रही है। क्या आप उपलब्धि के बावजूद असफलता का एहसास करते हैं? अगर हाँ, तो अपने दृष्टिकोण को बदलने का समय है। शुरुआत करें यथार्थवादी उम्मीदें निर्धारित करके, खुद और अपने काम के लिए। समझे कि असंपूर्णता का मतलब कमजोरी नहीं है, यह एक आम मानवीय विशेषता है। इसके बाद खुद की आलोचना करने वाले विचारों को चुनौती दें। जब भी आप छोटी गलतियों या दूसरों की आलोचना के बारे में सोचें, तो एक पल रुकें और उस सोच को बदल दें। यह परफेक्ट होना चाहिए के बजाय कहें, यह अच्छा है, ठीक है। यह छोटा बदलाव आपके दबाव को काफ़ी कम कर सकता है और आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, जो परफेक्शन की बजाय प्रगति को महत्व देता है। हर काम को सीखने का मौका समझें, न कि अपनी काबिलियत की परीक्षा। यह नजरिया आपको जोखिम लेने और असफलताओं को सीख के तौर पर लेने के लिए प्रेरित करता है। जब आप परफेक्शन की बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आप खुद को और अपनी क्षमताओं को देखने के तरीके में गहरा बदलाव महसूस करेंगे। इस सकारात्मक बदलाव को और बढ़ाने के लिए अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक पुष्टि पॉजिटिव अफर्मेशंस को शामिल करना बेहद प्रभावी हो सकता है। सकारात्मक पुष्टि वे वाक्य होते हैं जिन्हें आप खुद से बार बार कहते हैं, ताकि आत्मशक्तिकरण बढ़े और नकारात्मक सोच को चुनौती दी जा सके। ये आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करते हैं, जिससे आप अधिक आशावादी और लचीली सोच विकसित कर पाते हैं। डेविड का उदाहरण लें, जो अपने काम के प्रति आत्मसंदेह और चिंता से जूझ रहा था। उसने नकारात्मक सोच से निपटने के लिए उन पुष्टि वाक्यों का सहारा लिया जो उसके लिए खास मायने रखते थे, जैसे मैं सक्षम और होशियार हूँ, या मैं चुनौतियों का सामना सहजता और गरिमा से करता हूँ। वह इन्हें अपनी यात्रा के दौरान और जब भी तनाव महसूस करता, दोहराता था। धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास में वृद्धि और चिंता में कमी देखी। ये पुष्टि उसकी मानसिक कवच की तरह काम करने लगीं, जो नकारात्मक सोच और आलोचना से उसे बचाती थीं। अपने जीवन में सकारात्मक पुष्टि शामिल करने के लिए सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप असुरक्षित या नकारात्मक महसूस करते हैं। फिर उन नकारात्मकताओं के खिलाफ विशिष्ट सकारात्मक वाक्य बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आप काफ़ी नहीं हैं, तो आपकी पुष्टि हो सकती है, मैं जैसा हूँ वैसे ही मैं पर्याप्त हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुष्टि व्यक्तिगत हों और वर्तमान काल में हों, जैसे कि वे पहले से सच हों। बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। इन्हें जोर से बोलें, लिखें या कहीं ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप अक्सर देखें, जैसे बाथरूम का शीशा या कार का डैशबोर्ड। जैसे जैसे आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलती है और आपके कार्य भी इन नई मान्यताओं के अनुरूप होने लगते हैं। यह सकारात्मक चक्र आपके मानसिक लचीलापन और समग्र मूड में जबरदस्त सुधार लाता है। सकारात्मक पुष्टि को अपनाकर आप खुद को अपनी आत्मछवि और दुनिया के साथ अपने संबंधों को फिर से आकार देने का अधिकार देते हैं।
आप पाएंगे कि आप अधिक स्थिर, आशावादी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो गए हैं, एक नए आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ। कठिन समय में अक्सर हम उन चीजों पर फंसे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जिससे असहायता और निराशा महसूस होती है। लेकिन यह समझना कि आप क्या बदल सकते हैं और उस पर ध्यान देना आपकी मानसिक शांति और नियंत्रण की भावना बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर आपका प्रभाव है, तो आप अपने आप को सार्थक बदलाव करने और नियंत्रण वापस पाने का अधिकार देते हैं। लिसा का उदाहरण लें, जो एक परियोजना प्रबंधक है। वह अपने कार्य वातावरण की अनिश्चितताओं से बेहद तनावग्रस्त थी, जहां लगातार बदलाव होते रहते थे जो उसके नियंत्रण से बाहर लगते थे। लेकिन लिसा ने अपना नजरिया बदला और उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जिन पर वह प्रभाव डाल सकती थी, जैसे कि अपनी प्रतिक्रिया और कार्यशैली। उसने अपनी टीम के साथ स्पष्ट सीमाएं तय कीं, ताकि वह हर समय सूचनाओं से अभिभूत न हो। साथ ही उसने अपनी प्राथमिकताएं तय कीं और रोजाना उन कार्यों पर ध्यान दिया जो उसके प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले यह पहचानें कि आप किन क्षेत्रों में नियंत्रण खो चुके हैं। फिर यह समझें कि उनमें से कौन से वास्तव में आपके प्रभाव से बाहर है और कौन से आपके नियंत्रण में है। फिर उन नियंत्रण में आने वाले पहलुओं पर ध्यान दें और एक योजना बनाएं कि आप उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह योजना सीमाएं तय करने, अपनी प्रतिक्रिया को सुधारने, अपनी उत्पादकता बढ़ाने या निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने जैसी हो सकती है। साथ ही दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके नियंत्रण में आने वाले पहलुओं पर केंद्रित हों। यह न केवल सक्रिय सोच को प्रोत्साहित करता है, बल्कि जब आप इनमें प्रगति देखेंगे तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका कार्यजीवन संतुलन बिगड़ रहा है, तो आप अपना कार्यदिन जल्दी शुरू करने या निर्धारित समय पर कार्य खत्म करने का फैसला कर सकते हैं, ताकि आपके पास व्यक्तिगत समय हो। अपने नियंत्रण वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से अनिश्चितता की भावना कम होती है और लचीलापन बढ़ता है। आप यह समझने लगते हैं कि भले ही बाहरी घटनाओं पर आपका नियंत्रण हो, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे व्यवस्थित करें और इन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दें। यह सोच न केवल आपको वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद करती है, बल्कि भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। अंततः जीवन के नियंत्रण में आने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप न केवल मुश्किल समय में अपने आप को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपने समग्र कल्याण और सफलता में भी वृद्धि करते हैं। याद रखें, सशक्तिकरण वहीं से शुरू होता है जहां आप अपनी प्रभावशीलता को पहचानकर उस क्षेत्र में निर्णायक कदम उठाते हैं। सहायक समुदाय की ताकत को कम आंकना मुश्किल है, खासकर जब हम जीवन की अनिवार्य चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपका समर्थन करते हैं, आपकी भावनात्मक सहनशीलता को बहुत बढ़ा सकते हैं और आपको एक साथ जुड़ाव और सुरक्षा का एहसास दे सकते हैं। ऐसा समुदाय बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इसके लाभ अतुलनीय होते हैं। जूलिया की कहानी सोचिए, जो अपने करियर के लिए एक नए शहर में गई थी। शुरुआत में वह अकेलापन महसूस करती थी और काम के दबावों को सहन करने में संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उसका पुराना सहारा उपलब्ध नहीं था। समझते हुए कि समुदाय का होना कितना जरूरी है, जूलिया ने नए संबंध बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। उसने अपने शौक, साहित्य और स्वास्थ्य के अनुसार स्थानीय बुक क्लब और फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया। ये जगह न केवल उसे नियमित सामाजिक संपर्क देती थीं, बल्कि उन लोगों से मिलवाती थीं जिनकी रुचियां उसके जैसी थीं। अपने सहायक समुदाय को विकसित करने के लिए उन लोगों तक पहुँचें जो पहले से ही समर्थन और प्रोत्साहन दिखाते हैं। नियमित रूप से उनसे जुड़ने की कोशिश करें, चाहे छोटे मैसेज, कॉल या मुलाकात के जरिए। ये रिश्ते आपके समर्थन नेटवर्क की नींव बनाते हैं। नए रिश्तों की सक्रिय रूप से तलाश करें। ऐसे समूह या गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी रुचि से मेल खाते हों, चाहे वह कोई खेल टीम हो, स्वयंसेवी संगठन हो या कोई हॉबी क्लास। ऐसे वातावरण आपको समान सोच वाले लोगों से मिलने का अवसर देते हैं,
जो समय के साथ आपके समर्थन प्रणाली के महत्वपूर्ण सदस्य बन सकते हैं। इन संबंधों को बनाते हुए अपने ज़रूरतों के बारे में खुले रहें और समर्थन देने को भी तैयार रहें। भावनात्मक ताकत अक्सर सच्चे रिश्तों में देने और लेने से मिलती है। धैर्य रखें। गहरे और सहायक संबंध रातों रात नहीं बनते, वे साझा अनुभवों और आपसी सम्मान के माध्यम से विकसित होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने समुदाय को बनाए रखने और बढ़ाने पर भी विचार करें। ये टूल दूरदराज के दोस्तों से संपर्क में रहने या अपनी रुचि वाले वर्चुअल समूहों में शामिल होने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन रिश्तों को पोषित करके और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाकर आप एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, जो आपको मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा देता है और आपको जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। ध्यान रखें, उद्देश्य केवल संपर्कों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे सार्थक रिश्ते बनाना है जो आपके जीवन को समृद्ध करें और जब जरूरत हो तो आपको भावनात्मक ताकत दें। सीमाएं निर्धारित करने की कला को सीखना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपके संबंध पारस्परिक रूप से सम्मानजनक और संतोषजनक हों। अपनी सीमाओं को कोमलता से और बिना किसी अपराधबोध के व्यक्त करने से आप अपनी जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ संवाद कर सकते हैं। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर माहौल में भी महत्वपूर्ण है, जहां स्पष्ट सीमाएं स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने में मदद करती है। मार्कस की मिसाल लें, जो एक व्यस्त मार्केटिंग फर्म में समर्पित टीम लीडर थे। वे अक्सर अपनी टीम के सदस्यों की मदद करने के लिए देर तक काम करते रहते थे, जिससे उनकी अपनी ऊर्जा खत्म होने लगती थी। मार्कस ने महसूस किया कि अपनी भलाई बनाए रखने और बर्नआउट से बचने के लिए उन्हें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। उन्होंने तय किया कि वे ऑफिस के घंटों के दौरान टीम की मदद करेंगे, लेकिन नियमित रूप से अपने काम के समय के बाद नहीं। उन्होंने अपनी सीमाओं को आई स्टेटमेंट्स, मैम भावनाओं, के माध्यम से टीम के सामने रखा, जिससे आरोप या दोषारोपण से बचा जा सके। उन्होंने कहा, मुझे जब ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है तो थकावट महसूस होती है। आइए हम अपने प्रोजेक्ट्स को ऑफिस के समय के भीतर मैनेज करने का रास्ता ढूंढते हैं। साथ ही उन्होंने सलाह देने के लिए कुछ निश्चित समय भी निर्धारित किए, जिससे टीम का सहयोग तो बना रहे और उनका व्यक्तिगत समय भी सम्मानित हो। अपनी सीमाएं निर्धारित करने के लिए सबसे पहले अपनी सीमाओं को समझें। सोचें कि किन बातों से आपको थकान, तनाव या असम्मान महसूस होता है। जब आपकी सीमाएं स्पष्ट हो जाएं, तो इन्हें संबंधित लोगों तक सीधे लेकिन शालीन भाषा में पहुंचाएं। आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी भावनाओं को बिना आरोप के बता सके कि कुछ व्यवहार आप पर कैसे असर डालते हैं और आप क्या चाहते हैं। कम जोखिम वाले हालात में अभ्यास करें, जैसे किसी निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार करना या दिनचर्या में किसी छोटे बदलाव का अनुरोध करना। ये छोटे अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। याद रखें, ना कहना ठीक है, और इसके लिए आपको अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थी नहीं, बल्कि आवश्यक है। जैसे जैसे आप इस कला में माहिर होंगे, आप पाएंगे कि लोग आपकी स्पष्टता का सम्मान करते हैं। वे यह जानना पसंद करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि इससे उन्हें आपके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है। सीमाएं निर्धारित करना अपने जीवन और भलाई की जिम्मेदारी लेना है। यह आपको स्वस्थ विकल्प बनाने का अधिकार देता है और सम्मानजनक, सहायक संबंधों को बढ़ावा देता है। अभ्यास के साथ कोमलता और बिना अपराधबोध के सीमाएं निर्धारित करना आपके व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा, जिससे आपका जीवन अधिक संतुलित और पूर्ण होगा। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करने और अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को पोषित करने की क्षमता विकसित कर रहे हों, तो यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता के बीच गहरा संबंध होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी मानसिक सहनशीलता को भी बहुत बढ़ाता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। केविन की कहानी पर विचार करें, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उच्च तनाव और हल्की अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। केविन ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआत की नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से
अपने भोजन में अधिक प्राकृतिक और संपूर्ण आहार अपनाने से और एक स्थिर नींद कार्यक्रम बनाने से कुछ ही हफ्तों में केविन ने अपनी मानसिक स्थिति में सुधार महसूस किया। शारीरिक गतिविधि ने एंडोर्फिन नामक रसायन रिलीज करके उनकी चिंता कम की, जबकि बेहतर आहार और नींद ने उन्हें ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान की, जिससे वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। अपना शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले व्यायाम से शुरुआत करें। यह जरूरी नहीं कि बहुत कष्टदायक हो। नियमित पैदल चलना या हल्की एरोबिक गतिविधियां भी आपके मूड को बेहतर कर सकती है और एंडोर्फिन का स्तर बढ़ा सकती है। व्यायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इसे उसी महत्व का समय दें जैसे किसी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट को। फिर अपने आहार पर ध्यान दें। पोषण का संतुलित सेवन आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर के लिए आवश्यक है। अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां, दुबला प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करें। अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि वे ऊर्जा में उतार चढ़ाव और मूड स्विंग्स का कारण बन सकते हैं। नींद भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अधिकांश वयस्कों को प्रति रात 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। एक आरामदायक सोने की दिनचर्या बनाएं और रोज एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नियमित करता है और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, जो आपकी भावनाओं और संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। इन बदलावों को लागू करते समय अपने शरीर की सुने और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके शरीर और मन को किन चीज़ों से सबसे अधिक लाभ होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर आप एक मजबूत आधार बनाते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर और मन दोनों सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक ऊर्जा, ध्यान और सहनशीलता के साथ कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की मजबूत नींव बनाने के बाद, यह बेहद जरूरी है कि आप उन भावनात्मक बोझों को भी संबोधित करें जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। क्षमा करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप नफरत और कड़वाहट को दिल में रखते हैं, तो यह न केवल आपकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी रुकावट डालता है। क्षमा करना सीखकर आप उन भारी भावनात्मक बोझों को छोड़ देते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, और आपके लिए सकारात्मक अनुभवों और भावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। राचेल की कहानी पर ध्यान दें, जो अपने एक पूर्व व्यावसायिक साथी के प्रति गहरी नफरत महसूस करती थीं, जिनके कारण उनकी करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। यह नफरत वर्षों तक उनके पेशेवर संबंधों और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रही। आखिरकार राचेल ने महसूस किया कि उनकी माफ़ी न करने की हालत उन्हें उस पहले गलत काम से भी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। उन्होंने माफ़ी की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी चोट और दर्द को स्वीकार किया, बिना उन्हें दबाए या नज़रअंदाज किए। क्षमा करना शुरू करने के लिए सबसे पहले यह पहचाने कि टाल-मटोल और गुस्सा आपके भावनात्मक स्वास्थ्य पर कितना असर डालते हैं। समझे कि क्षमा एक प्रक्रिया है, जिसमें आपको दूसरों द्वारा की गई चोट और दर्द को स्वीकार करना होता है, लेकिन साथ ही यह भी निर्णय लेना होता है कि आप उस नफरत को छोड़ देंगे। अपनी भावनाओं और उन लोगों के नाम लिखना मददगार हो सकता है जिन्हें आपको माफ़ करना है। इसमें खुद को माफ़ करना भी शामिल है, क्योंकि आत्मक्षमा अक्सर उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद उस स्थिति को दूसरों के नज़रिए से समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके व्यवहार को सही ठहराएं, लेकिन इससे आप उनके कार्यों के पीछे के कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे क्षमा करना आसान हो जाता है। सहानुभूति का अभ्यास करें और उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनके कारण वे वैसा व्यवहार कर सके। साथ ही ध्यान और मनन की ऐसी प्रथाओं में संलग्न होना भी फायदेमंद हो सकता है, जो गुस्सा छोड़ने और शांति को अपनाने पर केंद्रित हों। कल्पना अभ्यास करें, जिसमें आप उन लोगों को क्षमा भेजते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और बदले में शांति प्राप्त करते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप भुला दें या जो हुआ उसे सही मान लें।
बल्कि इसका मतलब है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर से छोड़ देते हैं जिनका वे नियंत्रण बनाए हुए हैं। राचेल ने पाया कि अपने पूर्व साथी को माफ करके उन्होंने अपनी भावनात्मक ऊर्जा वापस पा ली और अपने भविष्य को अधिक सकारात्मक रूप से बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आप भी क्षमा का अभ्यास करके अपने भावनात्मक बोझ को हल्का कर सकते हैं, अपनी भलाई बढ़ा सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन के लिए अपने आप को खोल सकते हैं। व्यक्तिगत विकास की यात्रा अक्सर बड़े और परिवर्तनकारी लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित होती है, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करने का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। छोटे छोटे कदमों की सफलता का जश्न मनाना आपकी प्रगति को बनाए रखने और प्रेरित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर छोटी जीत आपके व्यक्तिगत विकास की बड़ी संरचना की एक ईंट होती है। टॉम की कहानी पर ध्यान दें, जिसने अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को सुधारने का लक्ष्य रखा था, एक ऐसा कार्य जो शुरू में उसे घबराहट और तनाव में डाल देता था। अंतिम परफेक्ट भाषण देने की बजाय टॉम ने उस लक्ष्य की ओर उठाए गए हर छोटे कदम का जश्न मनाया। उन्होंने स्थानीय टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया और हालांकि उनकी पहली कुछ भाषणें पूरी तरह से सही नहीं थीं, उन्होंने हर बार मंच पर खड़े होने और बोलने के लिए अपनी हिम्मत की सराहना की। हर भाषण के साथ उन्होंने अपनी आत्मविश्वास और प्रस्तुति में छोटे छोटे सुधार नोट किए, जिन्हें वे अपनी छोटी छोटी जीत मानते थे। आप अपनी जिंदगी में इस अभ्यास को शामिल करने के लिए अपने बड़े उद्देश्यों के भीतर स्पष्ट और मापने योग्य छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अधिक शारीरिक रूप से फिट होना है, तो आपकी छोटी उपलब्धियां हो सकती है सप्ताह में 3 बार वर्कआउट करना या अपनी जॉगिंग की लंबाई 5 मिनट बढ़ाना। इन उपलब्धियों को चाहे कितना भी छोटा लगे, पहचानें और जश्न मनाएं। यह भी उपयोगी होगा कि आप एक डायरी या लॉग रखें जहां आप इन छोटी सफलताओं को लिख सकें। इसे लिखने से न केवल आपकी प्रगति का ठोस रिकॉर्ड बनता है, बल्कि आपकी उपलब्धियों का एहसास भी गहरा होता है। नियमित रूप से इन उपलब्धियों पर विचार करें ताकि आप याद रख सकें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, खासकर जब आपको संदेह या निराशा हो। इसके अलावा, अपनी सफलताओं को दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें जो आपके साथ जश्न मनाएंगे। इससे न केवल आपकी उपलब्धियां मजबूत होती है, बल्कि आपका सपोर्ट नेटवर्क भी मजबूत होता है। हर छोटे कदम को स्वीकार कर आप अपनी कुल प्रतिबद्धता को पुनः मजबूत करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि प्रगति एक संचयी प्रक्रिया है। टॉम की तरह आप पाएंगे कि ये छोटी छोटी जीतें मिलकर वह आत्मविश्वास और सहनशीलता बनाती है, जिसकी मदद से आप समय के साथ बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। छोटी उपलब्धियों को पहचानने का यह अभ्यास न केवल आपको प्रेरित रखेगा, बल्कि आपकी यात्रा को भी एक नई दृष्टि देगा, जिससे आप हर छोटे कदम को अपने अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति का एक आवश्यक हिस्सा समझेंगे। जैसे जैसे आप इन 21 तरीकों से कठिन परिस्थितियों को संभालना सीखते हैं, आप एक गहरी सच्चाई पर पहुंचे होंगे। शांति ही असली ताकत है। यह वह शांत आत्मविश्वास है जो अपनी कमजोरियों को अपनाने से आता है, और वह शांति जो आपके आंतरिक संसार की देखभाल से खिलती है। इसी स्थिरता के पलों में आप पाएंगे कि आप बाधाओं को अवसरों में बदलने की ताकत और उथल-पुथल के बीच उठ खड़े होने का साहस रखते हैं, और वह भी ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बनकर। धन्यवाद सुनने के लिए।